तो चलिए आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पर। मेहरी। हाँ, मेहरी। और ये कहानी मतलब बहुत ही दिलचस्प है। ये एक ऐसे आदमी के बारे में जिसकी दुनिया कह सकते हैं एकदम सेट है। बिल्कुल। उसकी पत्नी, जिसे वो लल्लू जी की माँ कहता है, घर को किसी मशीन की तरह चलाती है। सब कुछ टाइम पर, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन फिर इसी परफेक्ट दुनिया में एक ख्याल आता है कि क्यों ना घर में एक नौकरानी रख ली जाए ताकि पत्नी को थोड़ा आराम मिल सके। कहानी सिर्फ एक नौकरानी रखने की नहीं है, बल्कि ये उस दौर के समाज, रिश्तों और इंसान के अपने विरोधाभासों पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का आगाज होता है कथावाचक के अपनी पत्नी के लिए आभार से। वो कहता है कि भाई मेरी 100 रुपए की तनख्वाह है, लेकिन मुझे जो आराम मिलता है ना, वो तो 300 रुपए कमाने वाले अफसर को भी नसीब नहीं। हाँ, सुबह एक गर्म पानी से लेकर रात के खाने तक घर की गाड़ी कभी लेट नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी पत्नी को घर की देवी मानता है। मानता तो है, लेकिन साथ ही उसके काम का एक आर्थिक हिसाब किताब भी लगाता है। अच्छा। हाँ, वो मन ही मन कैलकुलेट करता है कि अगर बावर्ची, बैरा, आया रखें तो 100 रुपए से ज्यादा खर्च हो जाएगा। और फिर भी ऐसा सुख नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो एक तरफ तो वो इसे देवी कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके काम को अवैतनिक श्रम की तरह भी देख रहा है। और यहीं पर एक अजीब सी बात होती है। जैसे जैसे उसकी तनख्वाह बढ़ती है, उसके अपने शौक बढ़ जाते हैं। देसी जूतों की जगह पॉलिश वाले जूते आ जाते हैं, रेशमी कोट आ जाता है, लेकिन उसकी पत्नी वो वैसे ही सादी रहती है। हाँ, कथावाचक को इस बात से असंतोष है, लेकिन पत्नी को पूरा संतोष। ये बात मुझे थोड़ी खटकती है। और यही असंतोष कहानी का टर्निंग पॉइंट है। कथावाचक के अंदर एक अपराध बोध, एक गिल्ट पैदा होता है। वो अपनी पत्नी से इतनी मेहनत करवाने को भारी अत्याचार कहता है, अन्याय कहता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो इसका कारण अंग्रेजी शिक्षा, अखबारों और नेताओं के भाषणों को देता है। हाँ, ये समझना जरूरी है। ये सिर्फ उसका व्यक्तिगत अपराध बोध नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेमचंद ये कहानी उस दौर में लिख रहे थे जब भारत में स्वतंत्रता, समानता, अधिकार जैसे शब्द हवा में थे। अच्छा। तो कथावाचक का ये अपराध बोध सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि उस दौर के पढ़े लिखे मध्य वर्ग का एक सामूहिक मंथन है। मतलब वो पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक विचारों के बीच फंसे हुए थे। बिल्कुल। एक तरफ पत्नी को गृहलक्ष्मी मानना और दूसरी तरफ ये सोचना कि उससे दिन रात काम करवाना उसका शोषण है, ये उसी दुविधा का नतीजा है। तो इसी दुविधा से निकलने के लिए वो एक मेहरी रखने का फैसला करता है। हाँ, अपनी पत्नी को आराम देने के लिए। लेकिन पत्नी साफ मना कर देती है, कहती है क्यों बेकार में खर्च बढ़ाओगे। उसे इस बदलाव की कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उस पारंपरिक व्यवस्था में पूरी तरह ढल चुकी है, जहां घर संभालना ही उसकी पहचान है, उसका कर्तव्य है। उसे ये आराम एक फालतू का खर्च लगता है। लेकिन कथावाचक के लिए अब ये सिर्फ आराम का सवाल नहीं रहा। नहीं, अब ये उसकी आधुनिक सोच और एक तरह से कहें तो फैशन का भी सवाल बन गया है। लेकिन कथावाचक तो ठान चुका था, और यहीं से घर का सुकून एक ऐसे सफर पर निकला जहां उसे कई इम्तिहानों से गुजरना था। शुरुआत हुई जमुना से, 20-22 साल की एक लड़की। कथावाचक कहता है कि कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन घर का माहौल बदलने लगा। हाँ, कुछ खास हुआ नहीं, ये कथावाचक का नजरिया है। उसकी पत्नी का नजरिया बिल्कुल अलग था। उसे क्या लगने लगा? उसे लगने लगा कि पति अब दफ्तर देर से जाता है, जल्दी लौट आता है और हर वक्त जमुना से ही बतियाता रहता है। तो आराम लाने की कोशिश ने घर में एक नया तनाव पैदा कर दिया। और शायद ज्यादा खतरनाक तनाव, शक और ईर्ष्या का। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। मतलब जिस शांति के लिए सब हो रहा था, वही भंग हो गई। क्या उस दौर में एक युवा नौकरानी का घर में होना हमेशा ही ऐसा तनाव पैदा करता था? अक्सर, क्योंकि एक बाहरी व्यक्ति, खासकर एक युवा स्त्री का घर के निजी दायरे में आना परिवार की जो स्थापित शक्ति समीकरण होते हैं ना, उनको चुनौती देता था। पत्नी, जो अब तक घर की निर्विवाद रानी थी, उसे अब अपनी जगह पर एक खतरा महसूस होने लगा। और कथावाचक? वो चाहे कितना भी इनकार करे, इस नई उपस्थिति के प्रति सचेत तो था ही। नतीजा, घर की शांति के लिए जमुना को जाना पड़ा। मतलब पहला प्रयोग बुरी तरह सफल। बिल्कुल। तो इस अनुभव से सबक लेकर कथावाचक ने सोचा कि समस्या शायद जमुना की उम्र में थी। हाँ, बिल्कुल। तो उसने इसका हल क्या निकाला?
एक बुढ़िया नौकरानी को काम पे रख लिया। ये तो और भी अजीब फैसला था। मतलब एक एक्सट्रीम से सीधा दूसरे एक्सट्रीम पर। हाँ, वो कहता है कि वो तो हड्डियों और खाल का एक थैला भर थी, उससे पानी का एक बर्तन तक नहीं उठता था। अरे असल में उसे तो खुद एक सेवक की जरूरत थी। ये तो कमाल है। मतलब उसने एक समस्या यानी शक की समस्या को दूसरी समस्या यानी पूरी तरह अक्षमता से बदल दिया। ये तो ऐसा हुआ जैसे सर दर्द के इलाज के लिए कोई अपना सर ही दीवार में मार ले। बिल्कुल सही उपमा है। उसने समस्या की जड़ को नहीं, सिर्फ उसके रूप को बदला। यह दिखाता है कि वो अभी भी एक बाहरी, एक सतही समाधान ही ढूंढ रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि सिस्टम में क्या गड़बड़ है, बस ये सोच रहा है कि किस तरह का नौकर फिट बैठेगा। सही। और जाहिर है इस बुढ़िया को रखने से उसकी पत्नी का काम कम होने के बजाय बढ़ ही गया होगा। उसे भी निकाल दिया गया। तो 2 असफल प्रयासों के बाद अब कथावाचक एक सर्विस एजेंसी के जरिए एक तीसरी नौकरानी लाता है। 40 साल की एक औरत, चंपा। और यहाँ से कहानी असल में रफ्तार पकड़ती है। चंपा पिछली दोनों नौकरानियों से बिल्कुल अलग है। बहुत अलग। वो कामचोर नहीं है, लेकिन बेहद ढीठ और मोफट है। यहाँ उस बदलते हुए सामाजिक ताने बाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। चंपा उस पुरानी विनम्र नौकरानी की तरह नहीं है। वो नौली का जिक्र करता है। हाँ, जिसे वो याद करता है, जो 1 रुपए महीने पर मरते दम तक काम करती रही। चंपा एक नई पीढ़ी की प्रतीक है, जो सेवा तो करेगी लेकिन अपनी शर्तों पर। इसका एक उदाहरण तो बड़ा मजेदार है, जब पत्नी एक मैली थाली के बारे में पूछती है। हाँ, जिस पर मिट्टी में सने पंजे का निशान है। तो चंपा साफ झूठ बोल देती है कि ये निशान घर की बेटी हुमा का होगा। और जब उसे टोका जाता है तो वो पलटकर मालकिन को ही सुना देती है। क्या कहती है? मैं तो बात बनाती हूँ, मगर झूठ तो तुम ही बोला करती हो। सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव है। एक नौकरानी अपनी मालकिन पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। वो सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रही, वो हमला कर रही है। वो आगे ये भी कहती है कि इस घर में किसी नौकर का गुजारा हो ही नहीं सकता। सब चीजों पर ताले और मोहरें लगी हैं। और ये भी कि सूखी तनख्वाह ही तनख्वाह है। हाँ। तो क्या ये सिर्फ एक नौकरानी का गुस्सा था, या प्रेमचंद उस समय के बदलते हुए सामाजिक तानेबानी की तरफ इशारा कर रहे थे? मुझे लगता है ये दूसरा वाला ज्यादा है। चंपा की आवाज उस उभरते हुए श्रमिक वर्ग की आवाज है, जो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रहा है। मतलब वो खुद को सिर्फ एक सेवक नहीं, एक कर्मचारी मानती है। बिल्कुल। वो सूखी तनख्वाह की बात करती है, जिसका मतलब है कि उसे काम के बदले सिर्फ पैसा मिल रहा है, कोई सम्मान या सुविधा नहीं। वो काम और वेतन के रिश्ते को बहुत साफ तौर पर देख रही है। और उसका ये रवैया दिन ब दिन और बढ़ता जाता है। एक और घटना है जब पत्नी उसे कई बार आवाज देती है, पर वो जवाब नहीं देती। पूछने पर कहती है, तुमने 10 बार ही तो पुकारा, और 50 बार कहती हो। और फिर कहती है, आज 1 तारीख है, अब मैं क्यों बोलूं? ये तो सीधा सीधा अपमान है। ये सिर्फ अपमान नहीं है, ये एक तरह का कह सकते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध है, पैसिव रेजिस्टेंस। अच्छा। वो जानती है कि उसे निकाला जाने वाला है, क्योंकि महीना खत्म हो गया है, तो अब वो किसी भी तरह की अधीनता दिखाने को तैयार नहीं है। वो कह रही है, मेरा काम खत्म, तुम्हारा अधिकार खत्म। चंपा तो वाकई एक किरदार है। ऐसा लगता है कि वो मालिक नौकर के नियम कानूनों की किताब को फाड़कर फेंक चुकी थी। एक दिन वो चीनी मिट्टी का गुलदान तोड़ देती है और इल्जाम बच्चों पर डाल देती है। और जब पत्नी कहती है कि बच्चे उसे नहीं छूते, तो बेशर्मी से कहती है, तो साहब मैंने ही तोड़े, जो काम करेगा उससे टूट फूट भी होगी। ये अद्भुत है। ये तर्क देखिए, वो अपनी गजती को काम करने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा बता रही है। हाँ, कि अगर आप किसी इंसान से काम करवाएंगे जी, तो मानवीय गलतियां भी होंगी। बिल्कुल। वो खुद को एक मशीन नहीं, एक इंसान के तौर पर पेश कर रही है, जिससे गलती हो सकती है। और हद तो तब हो जाती है जब कथावाचक अपने जूते की कील ठीक करने को कहता है, तो वो उसे नजरअंदाज कर देती है। और ऊपर से सलाह देती है कि बाबू, जूते पुराने हैं, कहाँ तक चलें, इनको बदल डालो। और अच्छे दाम के जूते ले लो कि कुछ चलें। मतलब अब वो अपने मालिक को ही वित्तीय सलाह दे रही है। ये तो यह सिर्फ एक आदेश की अवहेलना नहीं है, ये मालिक के सामाजिक आर्थिक स्तर पर एक सीधी टिप्पणी है। वो अप्रत्यक्ष रूप से कह रही है कि अगर आप नौकर रखने का शौक रखते हैं तो उसके लायक खर्च करने की हैसियत भी रखिए। वो सेवा के उन परंपरागत नियमों को तोड़ रही है, जहां नौकर का काम सिर्फ चुपचाप आदेश का पालन करना होता था। आखिरकार इन सबसे तंग आकर कथावाचक चंपा को निकाल देता है और कसम खाता है कि भविष्य में कभी कोई मेहरी नहीं रखेगा। वो कहता है कि ऐसा करते ही उसे खोया हुआ चैन आप ही आप मिल गया। और यहीं पर कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है
क्या वाकई उसे चैन मिल गया? या उसने बस एक असुविधाजनक सच से मुंह मोड़ लिया? बिल्कुल। उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज को शांत करने के लिए एक बाहरी समाधान खोजा, लेकिन वो तीनों बार असफल रहा। ये तो कमाल का विरोधाभास है। मतलब जिस अन्याय को खत्म करने वो निकला था, अंत में उसी को सही ठहराकर उसे चैन मिल गया। हाँ, क्या प्रेमचंद ये कह रहे हैं कि हम अक्सर सुधार के लिए तभी तक तैयार होते हैं जब तक उसमें हमें कोई असुविधा ना हो? मुझे तो यही लगता है। कथावाचक ने समस्या की जड़ को समझने की कोशिश ही नहीं की। समस्या जमुना, बुढ़िया या चंपा में नहीं थी। समस्या उसकी अपनी अपेक्षाओं में थी, और उस सामाजिक ढांचे में थी जिसका वो हिस्सा था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो खुद घर के कामों में हाथ बटा सकता है या अपनी पत्नी के साथ मिलकर काम का बोझ कम कर सकता है। सही बात है। लेकिन इसमें कथावाचक की पत्नी की भी कोई भूमिका है? वो भी तो इस व्यवस्था को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेती है। ये एक बहुत जरूरी बिंदु है। पत्नी उस व्यवस्था की शिकार भी है और उसकी वाहक भी। मतलब उसने अपने शोषण को अपना कर्तव्य मान लिया है, इसलिए जब बदलाव का मौका आता है तो वो खुद ही उसका विरोध करती है। और कथावाचक ने बदलाव की एक आधी अधूरी दिखावे की कोशिश की, और जब उसमें उसे असुविधा हुई तो उसने पूरे विचार को ही खारिज कर दिया। और अंत में वो एक बड़ा दार्शनिक निष्कर्ष निकालता है। हाँ, सच है, अब नौकरों का समय नहीं रहा। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना सर्वश्रेष्ठ नौकर है। ये सुनने में तो बहुत महान लगता है। सुनने में महान लगता है, लेकिन ये उसकी हार का एक बहाना है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना सर्वश्रेष्ठ नौकर है का उसके लिए मतलब है कि मेरी पत्नी मेरा और खुद का सर्वश्रेष्ठ नौकर है। जो चैन उसे वापस मिला वो उसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था पर आधारित है जिसे उसने शुरू में अत्याचार कहा था। वो वापस वहीं लौट आया जहां से उसने शुरुआत की थी। हाँ, लेकिन अब उसके पास अपनी इस हालत को सही ठहराने के लिए एक शानदार फलसफा है। तो अंत में कथावाचक अपनी उसी आरामदायक दुनिया में लौट आता है जहां उसकी पत्नी घर की देवी और नौकरानी दोनों की भूमिका निभाती है। और वो अपनी आधुनिक सोच के बोझ से भी मुक्त हो जाता है। एक मुश्किल सच का सामना करने के बजाय उसने एक आसान शांति को चुन लिया। और कहानी हमें इसी विचार के साथ छोड़ जाती है ना? बिल्कुल। क्या ये कहानी सच में आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रही है, या ये इस बात पर एक तीखी टिप्पणी है कि कभी-कभी किसी ऐसे अन्याय को चुपचाप स्वीकार कर लेना ज्यादा सुविधाजनक होता है जिससे हमें सीधा लाभ हो, बजाय इसके कि हम उसे बदलने की जटिलताओं और परेशानियों का सामना करें? और शायद ये सवाल भी कि क्या कथावाचक ने अपनी पत्नी से कभी पूछा कि उसे असल में किस तरह के आराम की जरूरत थी, या उसने बस अपनी सोच उस पर थोप दी? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी पाठक के मन में गूंजता रहता है।